जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 5 जिसका नाम है विधायिका। ये अध्याय आपके देश की राजनीति की रीढ़ की हड्डी है। इस अध्याय को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप भारत की राजनीति को नहीं समझ पाएंगे, भारत के राष्ट्र निर्माण को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये अध्याय ये बताता है कि कौन करता है आपके देश के लिए नीतियों का निर्माण, कैसे चलता है ये देश, कैसे आपके देश के लिए नई नई नीतियां बनाई जाती हैं। इन सब बातों को ये अध्याय बताता है। आपने लास्ट क्लास में ये समझ लिया कि संसद हमें क्यों चाहिए, है ना, और भारत की संसद द्विसदनात्मक क्यों है, भारत की संसद में 2 सदन क्यों है, इससे भी आप अवगत हो गए। एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। आज हम चल रहे हैं ये जानने और समझने कि भारत की संसद करती क्या है, क्या काम है भारतीय संसद के, कौन कौन से कामों को अंजाम देती है संसद। आइए जानते हैं और समझते हैं इस बात को बहुत ही विस्तार पूर्वक। ठीक है, विधायिका के क्या कार्य हैं, क्या संसद के दोनों सदनों के कार्य समान हैं, क्या दोनों सदनों की शक्तियों में कोई फर्क है। आपके मन में कभी ये प्रश्न आए? कभी नहीं आए, क्योंकि आपकी विचारशीलता इसके लिए कभी गई ही नहीं, इधर सोचा ही नहीं कभी आपने। इस देश का अधिकतर बच्चा इस विषय के बारे में जानता ही नहीं है कि भारत की संसद करती क्या है, भारत की संसद में किस प्रकार के काम होते हैं, क्या दोनों सदनों की शक्तियां एक बराबर है या अलग अलग है। कभी नहीं सोचता इस देश का बच्चा, क्योंकि उसे तो अलग चीजों में मजा आ रहा है आजकल, तो है ना, उसे तो अलग अलग चीजें देख के ही मजा आ जाता है, आनंद। तो देश की राजनीति समझ के क्या करना है फिर नेताओं को बाद में गाली जरूर देना है कि नेता ये नहीं कर रहे, नेता वो नहीं कर रहे। तुम अपने अधिकारों के प्रति कितने जागरूक हो, पहले ये तो बताओ। तुम कितना प्रश्न कर रहे हो उनसे, तुम्हारी हिम्मत है उनसे प्रश्न करने की। तुम्हें तो अपने देश की राजनीतिक प्रणाली के बारे में नहीं पता, तो तुम प्रश्न कैसे कर पाओगे। समझ में आई बात। आप 11वीं क्लास के बच्चे से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो भारत की राजनीति को समझे। 15 साल का 16 साल का लड़का होता है, आने वाले 2 सालों में इस देश की चुनाव पद्धति में वो सम्मिलित होने वाला है, लेकिन उसे यही नहीं पता कि उसके देश में सरकार कैसे काम करती है। दिक्कत तो यहां है सबसे बड़ी। समझ में आई बात। आओ, कानून बनाने के अतिरिक्त संसद के अन्य अनेक कार्य हैं। आइए इन कार्यों की सूची बनाएं। कौन कौन से कामों को अंजाम देती है हमारी संसद। पहला है विधायी कामकाज। विधायी कामकाज मतलब कानून बनाने का कामकाज। ठीक है, सुनो ध्यान से। संसद पूरे देश या देश की किसी भाग के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्रायः कानून को केवल स्वीकृति देने मात्र का काम करती है। कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था होने के बावजूद भी संसद सिर्फ कानून को स्वीकृति देने का काम करती है। जैसे कि मैंने आपको बता ही रखा है कि हर विभाग का अपना एक मंत्री है और उस मंत्री के अधीन एक नौकरशाही है ना, एक नौकरशाही है हर मंत्री के अधीन। तो वो जो नौकरशाही है ना, वो प्रमुख तौर पर पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार करती है और फिर संसद में उस पर चर्चा होती है और फिर सांसद ये निर्धारित करते हैं कि ये जो विधेयक आया है ये देश के हित में है या देश के खिलाफ है। बस इतना देख के वो उसे अगर सही है तो वो उसे पास कर देते हैं, और अगर वो सही नहीं लगता तो उसे अस्वीकार कर देते हैं, मना कर देते हैं कि हम नहीं मानते इस बिल को। ठीक है, बस इतना काम करते हैं हमारे सांसद महोदय संसद में। समझ में आई बात। और भी काम करते हैं लेकिन ये प्रमुख है। ठीक है, विधेयकों को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देश में नौकरशाही करती है। आ गई ना बात, वही यही बात बताई मैंने। ठीक है, विधेयक का उद्देश्य और संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जा सकता। संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर बिना सरकार के समर्थन के ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं है। कोई भी विधेयक पेश कर सकता है,
लेकिन भाई अब आप विपक्ष में हो तो आपका बिल कैसे पास होगा? आपके पास बहुमत तो है ही नहीं। पास तो जिसके पास बहुमत होगा उसका बिल होगा ना, उसका तो बिल पास होने वाला नहीं है जिसके पास बहुमत नहीं है। अब भैया आप विपक्ष में हो तो आप अगर कोई विधेयक लेकर आओगे तो वो पास होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास बहुमत नहीं है, आपके पास उतने सांसद नहीं है कि आपका बिल पास हो सके। समझ में आई बात? बिल तो कोई भी सांसद ला सकता है, लेकिन पास उसी का होगा जिसके पास बहुमत होगा। बात समझ में आई बात? तो यही बात है। आगे सुनो, अगला क्या काम करती है हमारी संसद? कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यहां पर कार्यपालिका का अर्थ किस कार्यपालिका से है? राजनीतिक कार्यपालिका से है। आप बखूबी जानते हैं कि हमारे देश की संसद वो संस्था है जो इस देश की राजनीतिक कार्यपालिका के निर्माण करती है। आप जानते हैं जिस भी दल का लोकसभा में बहुमत होता है उस दल की राजनीतिक कार्यपालिका बनती है। आप इस बात से वाकिफ हैं। तो ये बात यहां पर ये इसलिए बताई गई है जिससे कि आप इस बात को समझ सकें कि संसद करती क्या है। संसद राजनीतिक कार्यपालिका को अपने नियंत्रण में रखती है। आपको पता है कि कोई भी राजनीतिक कार्यपालिका में तभी तक रह सकता है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहेगा, और जैसे ही उसका लोकसभा में बहुमत किसका, उसके नीचे से उसकी कुर्सी भी खिसक जाएगी। इस बात से वाकिफ है? अच्छे से बताने की तो जरूरत नहीं है। तो यही चीज यहां पर बताई गई। तो इस प्रकार से आपकी विधायिका राजनीतिक कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और उनसे उनके द्वारा किए गए हर काम का जवाब मांगती है कि तुम ये काम कर रहे हो तो इस पे कितना खर्चा हुआ, कैसे किया तुमने, किसको तुमने टेंडर दिया, सब मुझे बताओ, सब मुझे बताओ। क्योंकि वहां विपक्ष भी तो होता है ना, अपनी पार्टी के लोग नहीं पूछते प्रश्न, विपक्ष पूछता है। तो ये है लोकतंत्र में विपक्ष का महत्व। समझ में आई बात? तो जितना मजबूत पक्ष होना चाहिए उतना ही मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए, जिससे कि सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके, सरकार को जनता के लिए किए गए कामों का संसद में जवाब देना पड़े। इसलिए एक देश में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। ठीक है, अभी सुनो, संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखने तथा जनता के प्रति उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। इस अध्याय में आगे हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। वित्तीय कार्य, आपको पता है वित्तीय कार्य भी आपकी संसद करती है। बिना संसद के अनुमति के इस देश का एक भी पैसा भारत सरकार प्रयोग नहीं कर सकती है। भारत सरकार को अपना हर साल बजट पेश करना पड़ता है कि उन्होंने साल भर में कितना कमाया और कितना खर्च किया, और संसद में उसकी जवाबदेही होती है। मतलब जो वित्त मंत्री होती हैं वो पूरा का पूरा खाका प्रस्तुत करती हैं और बताती हैं कि हमने इतना कमाया, इतना खर्च किया, और आने वाले समय में हम इतना कमाएंगे और इतना खर्च करेंगे। हमारे कमाई के ये तरीके हैं, ये ऐसे ऐसे कमाएंगे और ऐसे ऐसे खर्च करेंगे, सब बताना पड़ता है। और बिल को संसद में पास कराना पड़ता है, उस पर बहुत चर्चा होती है बहुत अच्छे तरीके से, तब जाकर वो पास होता है, तब जाकर वो आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे सुनो, सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं, इन कामों पर धन खर्च होता है। यह धन कहां से आता है? प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है, लेकिन लोकतंत्र में संसद काराधन तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण करती है। यदि भारत सरकार कोई नया कर प्रस्ताव लाए तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। मतलब यह है कि जब तक संसद की स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक देश में कोई भी कर कानून नहीं आ सकता है। कोई भी कानून आप लाएंगे कर संबंधी, वित्तीय संबंधी, तो बिना संसद की अनुमति के नहीं ला सकते हैं आप। समझ में आई बात? संसद अनुमति देगी तभी वो लागू होगा। जैसे जीएसटी जब आया तो
तो जीएसटी लाने से पहले उसे संसद में पेश किया गया और फिर सांसदों ने उसके पक्ष में वोटिंग करी, तब जाकर वो एक वित्तीय कानून बन पाया। नहीं तो अगर संसद के लोग उसे मना कर देते कि ये कानून नहीं आना चाहिए तो वो नहीं आता। समझ में आई बात? वो फिर नहीं आता। ठीक है। संसद की वित्तीय शक्तियां उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। सरकार को अपने खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। संसद यह भी सुनिश्चित करती है कि सरकार ना तो गलत खर्च करे और ना ही ज्यादा खर्च करे। संसद यह सब बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के माध्यम से करती है। तो संसद में हर साल आपकी भारत सरकार अपना खर्च का ब्यौरा लेकर प्रस्तुत होती है और बताती है सभी देशवासियों के प्रतिनिधियों को कि हम ऐसे कमा रहे हैं और ऐसे खर्चा कर रहे हैं। समझ में आई बात? इस देश की जनता को बताना पड़ता है, इस देश की वित्तीय विभाग को, कि वो कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं और कैसे खर्च करेंगे, सब बताना पड़ता है। तो संसद इस प्रकार से जनता की गाढ़ी कमाई को भी सही उपयोग में लाने के लिए सरकार को उत्तरदायी बनाती है। तो संसद ये भी काम करती है। अब आते हैं संसद के चौथे काम पर। संसद का चौथा काम क्या है? संसद का चौथा काम है प्रतिनिधित्व। आपको पता ही है संसद में जितने भी लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने अपने क्षेत्र, अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपने भूगोल, अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी जो भी उनके अंदर विविधता है उनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जरूर आएगा आपके पेपर में कि संसद क्या करती है, संसद के क्या काम है। तो ये अच्छे से सुन लो और याद कर लो। तो संसद प्रतिनिधित्व का काम भी करती है। संसद पूरे भारत का संसद भवन में प्रतिनिधित्व करती है। सांस्कृतिक स्तर पर, भाषाई स्तर पर, भौगोलिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है संसद। ठीक है। भारत, एक छोटा भारत आपको संसद भवन में देखने को मिल जाएगा। ठीक। बहस का मंच, इससे बड़ा बहस का मंच पूरे भारत में कहीं नहीं है। अगर आपको भारत में कहीं बहस का मंच चाहिए तो संसद भवन से बड़ा बहस का मंच कहीं नहीं है। संसद भवन में कुछ भी चर्चा होती है, पूरा मीडिया जगत उसे दिखाता है, पूरा मीडिया जगत उसे दिखाता है। भारत का हर मीडिया चैनल उसे दिखाता है। तो भारत की संसद भारत की सबसे बड़ी बहस का मंच है। इससे बड़ा बहस का मंच इस भारतीय समाज में और कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर बोली गई बात भारत के कोने कोने तक जाएगी, भारत के हर अखबार में छपेगी, भारत का हर न्यूज चैनल दिखाएगा, भारत के हर जो डिजिटल न्यूज चैनल है वो भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि देश की राजनीति में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि संसद भवन भारत का सबसे बड़ा बहस का मंच है। इससे बड़ा बहस का मंच भारत में और कोई नहीं है। ठीक है, सुनो आगे। संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है। इससे संसद राष्ट्र के समक्ष अपने आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। यह विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है। ठीक है, अब आते हैं संसद के छठे काम पर। संसद का छठा काम है संवैधानिक कार्य। आप जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से कि भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार भारत की संसद के पास है। भारत के संविधान ने उसे ही ये अधिकार दे रखा है कि वो भारत के संविधान में संशोधन करे। तो भारत के संविधान को बदलने या उसमें परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। क्यों है? क्योंकि संसद में ही जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं। इसीलिए संसद को ही यह अधिकार दिया गया है कि वो भारत के संविधान में जरूरत के अनुसार परिवर्तन कर सके और उसे संशोधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संशोधन, अमेंडमेंट। क्या कहते हैं? अमेंडमेंट या संशोधन।
संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियां एक समान है। इस मामले में दोनों सदनों की ताकत एक बराबर है, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी, दोनों की ताकत एक बराबर हो जाती है। किस मामले में? संविधान संशोधन के मामले में। तो यह आपसे प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का कि वह कौन सा विषय है जिस पर दोनों सदनों की ताकत एक समान है। तो वो कौन सा विषय है? संविधान संशोधन वो विषय है जिस पर संसद के दोनों सदनों की ताकत एक बराबर है। समझ में आई बात? अब आते हैं निर्वाचन संबंधी कार्य। आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? सांसद और विधायक। हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो यही लिखा है, संसद चुनाव संबंधी भी कार्य करती है या भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। तो आपकी संसद इस काम को भी अंजाम देती है। न्यायिक कार्य, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के प्रस्ताव पर विचार करने के कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो संसद के पास न्याय करने का भी अधिकार है। तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने या उन्हें दंडित करने के विचार विमर्श पर चर्चा करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी आपका संसद काम करता है। ये 7 कामों को अंजाम देती है आपकी संसद इन 7 कामों को अंजाम देती है। समझ में आई बात? अब आते हैं, ये जान लेते हैं राज्यसभा की शक्तियां और लोकसभा की शक्तियों में क्या अंतर है। ठीक है, ऊपर हमने संसद द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किया, लेकिन द्विसदनात्मक विधायिका में दोनों सदनों की शक्तियों में कुछ अंतर होता है। नीचे के दोनों चार्टों को ध्यान से देखें। एक में लोकसभा और दूसरे में राज्यसभा की शक्तियों की सूची दी गई है। यह है आपका चार्ट और इसमें आपको लोकसभा की शक्तियां और राज्यसभा की शक्तियां बताई गई हैं। तो पहले मैं लोकसभा की शक्तियां पढ़ रहा हूं और ध्यान से सुनना कि लोकसभा के पास क्या क्या शक्तियां हैं। तो सुनो, संघ सूची और सामवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है, धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है। तो जो संघ सूची है और सामवर्ती, भारत के संविधान ने भारत में होने वाले कामों को 3 सूचियों में विभाजित किया है कि भारत की तीनों ये दोनों सरकारें ये काम करेंगी। तो एक है संघ सूची, जिसमें वो विषय आते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का है। सामवर्ती सूची वो विषय है जिस पर दोनों के पास अधिकार है कानून बनाने का। किसके पास? केंद्र सरकार के पास भी और राज्य सरकारों के पास भी। और फिर आती है राज्य सूची के विषय, जिस पर सिर्फ कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है और किसी के पास उस पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। तो आपकी लोकसभा संघ सूची के विषयों पर, सामवर्ती सूची के विषयों पर, धन विधेयक और सामान्य विधेयकों पर चर्चा करती है और कानून बनाती है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, धन विधेयक सिर्फ कहां प्रस्तुत होगा? लोकसभा में। धन विधेयक प्रस्तुत सबसे पहले कहां होता है? लोकसभा में। समझ में आई बात? आगे सुनो, कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है। मतलब वित्तीय संबंधी जितने भी काम हैं उन पर स्वीकृति देने का अधिकार सिर्फ किसका है? लोकसभा का। लोकसभा के पास ही सारी की सारी आर्थिक ताकत है देश की। देश में क्या खर्च होगा, कितना खर्च होगा, यह निर्धारित करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा के पास है, ना कि राज्यसभा के पास। ये बात अपने इस मस्तिष्क में बिठा लो कि वित्तीय संबंधी जितने भी अधिकार हैं इस देश में, संसद में किस सदन के पास है? लोकसभा के पास। ठीक है, उसमें राज्यसभा के पास ज्यादा ताकत नहीं है। ठीक, आगे सुनो, तीसरा काम क्या करती है? प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर
प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो ये आपके कार्यपालिका मतलब कौन सी कार्यपालिका? राजनीतिक कार्यपालिका को कंट्रोल करने का काम भी करती है। कौन? आपकी लोकसभा, क्योंकि लोकसभा ही राजनीतिक कार्यपालिका का आधार है। बिना लोकसभा के राजनीतिक कार्यपालिका का आप कोई अर्थ ही नहीं है भाई। लोकसभा में जिस राजनीतिक दल के पास बहुमत होगा वो ही तो जाकर क्या बनाएगा? राजनीतिक कार्यपालिका। बात समझ? तो इसीलिए राजनीतिक कार्यपालिका पर आपकी लोकसभा का पूरा नियंत्रण है, पूरा का पूरा जिसे कहते हैं। ठीक है। संविधान में संशोधन करती है, ये बता ही दिया। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। ठीक है। समिति और आयोगों का गठन करती है और उसके प्रतिवेदनों पर विचार करती है। अब आते हैं राज्यसभा की शक्तियों पर। सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। ये सिर्फ धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, उसे रोक नहीं सकती। लेकिन सामान्य विधेयकों पर रोक लगा सकती है, उसे पास करने से मना कर सकती है, लेकिन धन विधेयक को रोक नहीं सकती। कौन? राज्यसभा। ठीक। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, मैंने पहले ही बता दिया। संवैधानिक संशोधन के मामले में भारत के संसद के दोनों सदनों की ताकत एक बराबर है। ठीक। प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में भागीदारी करती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। अंडरलाइन करो इस बात को। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। अगर उपराष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाना है तो उनके पद से हटाने का जो प्रस्ताव आएगा वो कहां आएगा? सबसे पहले राज्यसभा में, क्योंकि वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। जो आपके उपराष्ट्रपति महोदय हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है भारत के, वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। इसीलिए उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई होगी तो उस कार्रवाई का प्रारंभ कहां से होगा? राज्यसभा से। उनके मामले में लोकसभा के पास ज्यादा ताकत नहीं है। ठीक है। यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। ये संसद को राज्य के विषय में कानून बनाने का अधिकार भी दे सकती है। राज्यसभा की विशेष शक्तियां क्या है? राज्यसभा के पास विशेष ताकत, ये भी जान लेते हैं। ठीक है। आप जानते हैं कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य राज्य के हितों का संरक्षण करना है। इसीलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय जिस पर केवल राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है को राष्ट्र हित में संघीय सूची या सामवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। इस प्रावधान से राज्यसभा की शक्ति बढ़ती है, लेकिन अनुभव के आधार पर तो यही लगता है कि राज्यसभा के सदस्य अपने राज्यों से अधिक अपने अपने दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये सच है, ये सच है कि हमारे देश के जितने भी सांसद हैं ना, वो देश के प्रति कम वफादार हैं, अपनी पार्टी के प्रति ज्यादा वफादार हैं। और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सबसे बड़ी खामियों में से एक है भारतीय लोकतंत्र की, कि उनके द्वारा चुने गए सांसद अपने क्षेत्रों के प्रति कम वफादार होकर अपनी पार्टी के प्रति ज्यादा वफादार है, जो कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खामियों में से एक है। तो राज्य सूची संबंधी किसी भी विषय पर अगर केंद्र सरकार को कोई भी फैसला लेना है या उसे राज्य सूची से निकालकर केंद्र सूची या संघीय सूची में डालना है उस विषय को, तो बिना
राज्यसभा की अनुमति के वो काम नहीं किया जा सकता है, उस काम पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। इस बात को बखूबी समझ लो। समझ में आई बात? बिना उनकी स्वीकृति के कोई काम नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं लोकसभा की विशेष ताकतों पर। विशेष शक्तियां हमारी लोकसभा के पास क्या है? कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकती है। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वही उसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। अंततः राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती। पहले ही बता दिया मैंने आपको, क्योंकि हटाने की ताकत सिर्फ किसके पास है? लोकसभा के पास, क्योंकि बहुमत कहां का मैटर करता है? लोकसभा का। समझ में आई बात? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। अंततः संविधान ने राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्ति नहीं दी। संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास अंतिम शक्ति होती है। इस तर्क के अनुसार जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही सरकार को हटाने और वित्त पर नियंत्रण रखने की शक्ति होनी चाहिए। तो इसीलिए, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती, इसीलिए उनके पास देश की सरकार को हटाने का अधिकार नहीं है। ये देश की सरकार को हटाने का अधिकार सिर्फ लोकसभा के सांसदों के पास है। क्यों? क्योंकि उनको जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। ये 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि राज्यसभा के पास, फिर से सुन लो, राज्यसभा के पास देश की सरकार को हटाने का अधिकार क्यों नहीं है? कारण सहित उत्तर बताइए। तो बताइएगा यही चीज जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, इसके अतिरिक्त सामान्य और संवैधानिक विधेयकों को पारित करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने तथा उपराष्ट्रपति को हटाने आदि के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। इन विषयों पर दोनों की ताकत एक बराबर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ये टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।